आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेडिके कार्डिक सेंटर से कार्डिक क्लिनिक। ये प्रोग्राम लाइव K2 पर हर जुमेरात को पेश किया जाता है और आप ये दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम देखते हैं। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो ये आपके लिए प्रोग्राम है। और आपका अगर कोई भी कार्डिक मसला है, आपको इंजाइना की पेन होती है या हार्ट फेलियर होता है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए हम लाइव पेश करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में कॉल कर कर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं और उसका जो भी आपका हल होगा वो हम आपको लाइव इसका बताएंगे। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 051-945-0030। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस बात को रिकग्नाइज़ किया जाए कि अगर किसी को चेस्ट पेन होती है तो क्या ये दिल का सिम्टम है कि नहीं है, क्योंकि बहुत कई दफ़ा हल्के सिम्टम्स इलामात आती हैं दिल के बीमारी में, और अगर उनको इग्नोर किया जाए तो अल्लाह ना करे बहुत ही बड़े हादसे का शिकार बंदा हो सकता है और हार्ट अटैक और अल्लाह ना करे जान भी जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी बीमारी का इलाज वक्त पर कराया जाए और अगर ये छोटी मोटी इलामात शुरू हो जाएं, जैसे चलने पर छाती पर दर्द हो और वो बाजू में जाता हो या जबड़े में आता हो, तो ये इंजाइना का दर्द है और इसको इन्वेस्टिगेट वक्त पर करा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो अल्लाह ना करे इससे हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट अटैक से परमानेंट दिल का मसल डैमेज हो जाता है, जिसकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। तो जब एक हादसा हो जाए उससे बेहतर है कि वक्त पर और सिम्टम्स जब आ रहे हों तो इलाज करा लें और 100% उससे फ़ायदा उठाएं। और आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपको दिल की बीमारियों की बुनियादी इलामात के बारे में कोई बातचीत कर सकें और आपको बता सकें कि अगर आप में ये इलामात हैं तो आपको फ़ौरन एक कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा ले लेना चाहिए। नाजरीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट आपके जाने पहचाने पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ पोजीशंस पे सर्व कर चुके हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के कमांडेंट रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। अभी आप मेडिके कार्डिक सेंटर में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस सेटअप को रन कर रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आपसे मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, वेलकम टू द शो। सर, आज जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये दिल की बीमारियां कई दफ़ा बहुत ही हल्की इलामात के साथ आप पेश होती हैं और पता चलता है कि हल्का सा दर्द हो गया, तो अगर वो इग्नोर कर दें तो बहुत बड़े हादसा हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हार्ट अटैक या इंजाइना का दर्द यानी उसके बारे में, दोनों के बारे में, कि जो इंजाइना का दर्द क्या होता है और हार्ट अटैक का क्या दर्द होता है, अगर ये इलामात हों तो इसका मतलब है मामला सीरियस है, हम इससे प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी जी बिल्कुल। आई थिंक ज़्यादातर तो ये है कि जी के हर वो शख्स जिसको सीने में दर्द हो और सीने में सेंटर में दर्द हो या बाईं तरफ या दाईं तरफ दर्द हो और उसके साथ पसीना या घबराहट वगैरह हो तो ये दिल का दर्द हो सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ जिसको हार्ट अटैक हो या जिसको हार्ट अटैक होने वाला हो उसको इसी किस्म का दर्द हो। कुछ लोगों को सीने में दर्द नहीं होता और सिर्फ चलने पे या जोर का काम करते हुए बाजुओं में दर्द होना शुरू हो जाता है, बाजुओं के अंदर की तरफ दर्द होना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा गले में ऊपर दर्द जाता है या जबड़े में दर्द जाता है और कई दफ़ा वो भी नहीं जाता, सिर्फ बाजुओं तक ही दर्द रहता है और साथ घबराहट और बंदे को पता चलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और कई दफ़ा ना बाजुओं में दर्द होता है, पीछे कंधों के दरमियान चलने पे दर्द होता है और रेस्ट करने से ठीक हो जाता है या एंजिसिड या ज़ुबान की गोली रखने से वो ठीक हो जाता है। और एक दर्द जो नहायती जो कि बड़ा परेशान करना है और कंफ्यूजिंग है, जो कि मरीज़ को भी नहीं पता चलता और डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कि सीने में दर्द होता ही नहीं है और वो सिर्फ पेट में मैदे में दर्द होता है और साथ आपको घबराहट महसूस होती है या पसीना वगैरह आता है और आपको ये लगता है कि कोई चीज़ गड़बड़ है और कई दफ़ा नाज़िया मतली और वॉमिटिंग वगैरह होती है और कई दफ़ा नहीं होती और वो चलने पे आता है और रेस्ट करने से ठीक हो जाता है या सीढ़ियाँ चढ़ें तो उससे आता है और फिर ठीक हो जाता है। वो दिल का दर्द है और ज़्यादातर वो लोग वो दर्द मिस करते हैं और इसको बताते हैं, इसको समझते हैं कि ये शायद मैदे का दर्द है और ये दिल की तकलीफ़ नहीं है और ये उसकी वजह फ़लाँ चीज़ खा ली थी, फ़लाँ चीज़ खा ली थी, वजह वो सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि बहुत सारे हम लोग जो हैं वो
ये नहीं सुनना चाहते कि ये दिल की तकलीफ़ है, हालांकि वो दिल की तकलीफ़ हो रही होती है और उसका बर वक्त अगर इलाज कर लिया जाए और उसी वक्त हॉस्पिटल चला जाए और वहाँ पे जाके ईसीजी और बाकी आपके टेस्ट वेस्ट हो जाए और पता चले और दिल की ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो आने वाला जो हार्ट अटैक है उससे आप बच जाते हैं, वो रुक जाता है और या उससे बाद में जो नुकसान होता है उससे रुक जाता है। होता ये है कि ये जानलेवा किस्म की बीमारी है, ये बहुत कम टाइम आपको देती है, इसमें चंद सेकंड चंद मिनट लगते हैं, कई दफ़ा उधर ही कार्डियक अरेस्ट घर में ही हो जाता है और आप अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। तो जब आपको वार्निंग मिलनी शुरू हो जाए और जब आपको अलामात शुरू हो जाए तो फिर उसमें ज़रा देर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी है। बहुत सारे देखें कहते हैं कि जी अगर 10 लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो तो उसमें से सिर्फ 6 अस्पताल पहुंच पाते हैं, 4 जो है वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत वाक़या हो चुकी होती है। तो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है कि अस्पताल तक वो पहुंच ही नहीं पाते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आपको वार्निंग महसूस हो और आपको शक पड़े कि ये दिल की तकलीफ़ हो सकती है, तो बड़ा ज़रूरी है कि उसी दिन या उससे अगले दिन अगर आपको तकलीफ़ सेटल हो गई है तो जाके डॉक्टर साहब जो दिल का अस्पताल है जहाँ पे स्पेशलिस्ट है उनके पास चले जाएँ। और जब तक आपकी तसल्ली और डॉक्टर की तसल्ली ना हो जाए कि ये आपको दिल की तकलीफ़ नहीं है, उस तक वक्त तक जान नहीं छोड़नी चाहिए। फिर भी आई थिंक कई दफ़ा होता ये है कि मेरी ये हो गई कि अगर आपकी फैमिली में डिजीज़ है और हार्ट अटैक 40-50 साल की उम्र में हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको ये होगा। और अगर आपकी फैमिली में शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आप अगर सिगरेट पीते हैं तो ये भी चांसेस है कि आपको ये होगा। तो उस सूरत में अगर आपको कहीं इस तरह के सिम्टम हों भी और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएं, जिसमें ब्लड टेस्ट भी है, स्ट्रेस टेस्ट, ईटीटी, एक्सरसाइज टेस्ट भी है, इको भी टेस्ट है, सारे नॉर्मल आ जाएं, तो ये टेस्ट भी जो है झूठ बोल सकते हैं और आपकी ईसीजी भी नॉर्मल हो, लेकिन जो आपको तकलीफ हुई है वो तकलीफ को किसी सूरत में भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और आप अपनी दवाई बेशक शुरू कर दें, अपने तौर पे लॉपरेन या एस्पिरिन वगैरह आप शुरू कर दें, एंजेसिस जेब में रखनी शुरू कर दें कि कहीं सीने में दर्द हो तो ज़ुबान खींचे गोली रखें। और ये कम से कम इतना ज़रूर कर लें और अपने डॉक्टर साहब से अपने टेस्ट एक दफ़ा सारे ज़रूर करवा लें। ठीक है सर, एक कॉलर है, हमको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कोरंगी लाडी कोरंगी से बात कर रहा हूँ। जी जी वजीर अली नाम है जी। 5 साल से सर हार्ट पेशेंट हूँ। ठीक है मेरे दिल का साइज बढ़ा हुआ है सर, जी। दिल के पट्टे कमजोर है, ठीक है समझे। तो सर वीकली असल में ये हुआ कि 5 साल पहले मेरा पेट सूज गया था, फेफड़ों में पानी भर गया था। ठीक है फिर डॉक्टर साहब जमाल ने इसमें कार्डियो में इलाज किया, पानी निकाला, जी। फिर वैसे का वैसे ही हो गया। ठीक है सर अभी सांस है, कमजोरी है, दिल कमजोर है, ठीक है अब बेरोजगारी है सर, मकान किराए का है। ठीक। अभी आपको ज्यादा तकलीफ क्या होती है? सर तकलीफ ये दिल कमजोरी है, ठंड लगती है। ठंड लगती है और सांस फूलती है कि नहीं फूलती? सांस इतनी सर्दी में सांस फूलती है सर। जी। और लेटे हुए सांस फूलती है या लेटे हुए सांस ठीक रहती है? सर लेटे हुए भी एक मिनट दिल की तरफ, 1 मिनट सीना है, सीधा तो मैं ज्यादा लेट नहीं सकता। ठीक है। गुर्दे की तरफ भी। और पाँव भी सूजते हैं? अभी भी पाँव सूजे हुए हैं या सूजे? हाँ सर, पाँव कभी कभार जब गोली ना खाऊं ना, ठीक है वेपलान, तो पाँव और हाथ सूज जाते हैं। ठीक। आप कौन सी गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त? कौन सी टेबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं? सर टेबलेट मेरे पास 4 हैं और चारों के नाम मैं आपको मैसेज कर देता हूँ भली। ठीक है। या मेरे को वो आप जो अनपढ़ जी जी तालीम नहीं है। ठीक है एक पेशाब आने की है, ठीक है एक हार्ट हाउस की है, एक प्रेशर की है, ठीक है 2 दिल दिल की है। ठीक है। आपका ये बता दें आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 48 साल है। ठीक है। और ये बता दीजिए कि आपका अगर दिल आपको पता है कितने % काम कर रहा है एको के ऊपर? सर 20% दिल काम कर रहा है। 20%। ठीक है। और पिछले 6 महीने में आप कितनी दफा अस्पताल में एडमिट हुए हैं? सर मैं बैटरी लगा रहे थे, बैटरी मैंने लगवाई नहीं। ठीक है तो इस वजह से कि सर गुस्सा शराबी और अपना शोर करता हूँ, इस वजह से बस बैटरी के एक्टर का वो तरीकेकार ज्यादा बताए तो फिर मैं बैटरी नहीं लगवाई। बैटरी कब लगवाई? बैटरी लगाने लगे थे या लगाई थी उन्होंने? हाँ सर लगा रहे थे, मैंने नहीं लगवाई। सॉरी सर।
चलें ठीक है। सर दूसरा, मैं गरीब आदमी हूँ, जी ठीक मेरी हेल्प भी करवाएं सर किसी बंदे से। ठीक है। मैं और बहुत गरीब हूँ सर, बेरोजगार हूँ, चलें, बहुत शुक्रिया दवाई कॉल कर। पैसे की। जी जी, आप प्रोग्राम सुनते रहिए। आपको आपकी बीमारी के बारे में मज़ीद तफसीलात और जो आपके लिए बेहतरी है वो बताते हैं। सर ये कराची से कॉल थी और इनका बेसिकली दिल कमज़ोर है और हार्ट फेलियर के इनको स्वेयर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं। इस बारे में ही मशवरा करना चाहते थे कि ये क्या बेहतरी इनके लिए क्या हो सकती है, उनको कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। हाँ, आई थिंक उसमें एक जो इन्होंने गलती की कि अगर NICVD में जायद जमाल साहब इनको बैटरी लगा रहे थे, वो हार्ट फेलियर के लिए बैटरी थी तो इन्हें लगवा लेनी चाहिए थी। और अगर वो मुफ्त में डाल रहे थे, बैटरी वैसे तो बहुत महंगी है जो हार्ट फेलियर की लगाते हैं, तो लेकिन NICVD जो है वो बहुत ज़्यादा मुफ्त इलाज करता है। और वहाँ पे इन्हें चाहिए कि जायद जमाल साहब को जाकर दिखाएं, या फिर दूसरे जो वहाँ पे और जायद जमाल साहब को मेरा रेफरेंस देते हैं कि जनरल नज़र ख़यानी ने आपके पास भेजा है, और या फिर नदीम रिजवी साहब हैं वहाँ पे, प्रोफेसर नदीम रिजवी कार्डियोलॉजी के, उनके पास जाए मेरे रेफरेंस से। उनकी जितनी भी मदद हो सकी इंशाल्लाह वो करेंगे। और जो मेडिसिन आपकी हैं वो इतनी महंगी नहीं होगी, और ये शाह बाबर जो गोलियां खा रहे हैं वो आपको खाते रहना चाहिए। और अगर आप आराम से लेट सकते हैं और आपको 2-3 या ज़्यादा तकियों की ज़रूरत नहीं पड़ती तो फिर तो आपकी तबीयत ठीक है। अब आपका दिल जो है वो बढ़ा हुआ है और वो 20% काम कर रहा है और उसकी इतनी जान नहीं है कि आप जो चले या कोई एक्सरसाइज करें तो आपकी तबीयत उससे बेहतर हो। वो बैटरी कई दफ़ा होती है कि आपको हेल्प करती है और दिल को ज़रा थोड़ा सा तगड़ा करती है, और उसमें काफ़ी आपको मदद मिल जाती है। तो एक दफ़ा दोबारा जायद जमाल साहब को मिले और मेडिसिन जो है अपनी बाकायदगी से खाते रहे। इसका इलाज यही या बैटरी है या नया दिल पड़ता है, और पाकिस्तान में तो नया दिल जो है उसका कोई सेंटर नहीं है, लेकिन जो बैटरी पड़ जाएगी तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, और वो बैटरी भी आपको फ्री में पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। वो जायद जमाल साहब को या प्रोफेसर नदीम रिजवी को मेरे रेफरेंस से जाकर मिल लें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प होगी। और ये आप ज़हन में रखें कि जो नमक का है आपकी हालत में वो एक जहर का काम करती है। नमक बहुत थोड़ा आप इस्तेमाल करें, तरकारी में बहुत थोड़ा डालें, आटे चाय में नमक ना डालें, और किसी चीज़ के साथ नमक लगा के ना खाएं, क्योंकि जितना आपका नमक 2 दाने भी ज़्यादा आप खाएंगे तो आपके फेफड़े पानी से भर जाएंगे। जैसे पहले पेट में भी पानी भरा था, फेफड़ों में भी पानी भरा था, वो बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि खुराक में हल्की खुराक रखें और सब्ज़ी और दाल का ज़्यादा इस्तेमाल हो, और नमक जो है उसका कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए, और रात को 2-3 तकिए रख के सोया करें। और अपनी दवाई जो है, स्पेशली जो पेशाब आवर गोली है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो दवाइयाँ ले रहे होंगे उसमें एल्डेक्टोन भी होगी। एल्डेक्टोन जो है इन्हें 100 मिलीग्राम की जो गोली है उसे आधा करके खाएं। लेसक्स की जो गोली है वो एक सुबह और एक 2 बजे दोपहर को जो वो गोली खाएं, और साथ एस्पिरिन की गोली लें। और जो दवाइयाँ अपनी मिनिमम रखें, बहुत कम से कम जो आपकी दवाइयाँ 3-4 दवाइयाँ आपकी होनी चाहिए, और डॉक्टर साहब के मशवरे से कम करें तो होपफुली इंशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। और कल या परसों जाके नदीम रिजवी साहब को या जायद जमाल साहब को मेरे रेफरेंस से मिले कि जनरल नज़र ख़यानी ने आपके पास इस्लामाबाद पिंडी से भेजा है, इंशाल्लाह वो आपकी पूरी मदद करेंगे। सर एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? राशिद बोल रहे हैं जी, अब्टाबाद से। जी सवाल कीजिएगा। मेरे 4-5 दिन पहले मुझे ब्लड प्रेशर की तकलीफ हुई थी और मेरे सीने में बहुत ज्यादा जलन थी। ठीक है। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर 170 था, और ECG मेरी ठीक नहीं आई। ठीक है। तो उसने गोली दी, मुझे कुछ नहीं बताई। 2 घंटे के बाद फिर ECG की है, लेकिन कुछ थोड़ी सी नॉर्मल आई है। ठीक है। तो कह रहे थे कि थोड़ा सा टेस्ट करवा लें। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 48 साल है। 48 साल। और आपको क्या शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक है। और ये बताइए कि आपके ख़ानदान में दिल की बीमारी तो नहीं, वालिदैन में, बहन भाइयों में? मेरे 2 भाइयों को है। ठीक है। ये बताइए कि क्या उनको 40 साल की उम्र तक बीमारी हुई या जल्दी बीमारी हुई दिल की? नहीं, एक को तकरीबन, दोनों को तकरीबन 50 साल के करीब। ठीक है। ये बताइए कि आपको चलने फिरने से कभी छाती में इससे पहले दर्द या दबाव तो महसूस नहीं हुआ? पहले कभी नहीं है, लेकिन अभी होता है। अभी होता है। ठीक है। आपने कोई अभी जो चेकअप कराया इससे पहले कोई दिल के टेस्ट वगैरह तो नहीं कराए? तकरीबन पहले 1 साल कराए थे। वो कौन से उस टेस्ट वक्त कराए? ठीक आए थे। कौन से टेस्ट कराए थे? इको कराई थी, वो जो पीट मशीन पे वो कराया। ठीक है। दौड़ने वाला टेस्ट, ETT वाला दौड़ने टेस्ट? वाला। जी जी, दोनों ठीक आए थे? दोनों ठीक आए थे उस वक्त। ठीक है।
और अभी जब आपकी जो अभी तकलीफ अभी आपको छाती में चलने पे कितना चलने पे दर्द शुरू हो जाता है? तकरीबन 10 कदम भी चलता हूँ मुझे होती है तकलीफ ठीक होती है। है। और क्या ये दर्द बाजू में और जबड़े में भी जाता है कि नहीं? बाजू में जाता है। ठीक है। अभी आप दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? कभी कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। वजन ज़्यादा तो नहीं है? वजन मेरा तकरीबन है 88 kg। और सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, सिगरेट नहीं पीता। सिगरेट नहीं पीते। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको आपके सवाल का जवाब लेकर देते हैं। सर ये एबटाबाद से कॉल थी, राशिद साहब थे और इनका बीपी कुछ दिन पहले ज़्यादा हुआ जिससे इस छाती में भी जलन हुई और ईसीजी में कुछ ख़राबी थी। चलने पे भी इनको भी रिसेंटली कुछ मसला शुरू हो गया। साल पहले टेस्ट नॉर्मल थे, मशवरा करना चाहते थे। जी जी, आई थिंक इन्हें चाहिए कि अपने सारे टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवा के फिर फाइनली एंजियोग्राफी करवाएं। बहुत ज़रूरी है। जो सीने में आपको दर्द होता है वो नालियाँ बंद होने की वजह से होता है। उसमें कई दफ़ा होता ही है कि जिन लोगों को सीने में दर्द हो, एको और बाकी ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर तो दर्द इस तरह का हो कि एटिपिकल यानी कि वो हार्ट वाला ना लगे, फिर तो आप ईटीटी करवा लें। लेकिन आपको ऐसा दर्द हो जो बता रहा हो कि ये हार्ट की तकलीफ है, तो कई दफ़ा जो ईटीटी या स्ट्रेस टेस्ट करते हैं वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है कि आप ईटीटी कर रहे होते हैं तो आपको हार्ट अटैक होता है या हार्ट बंद हो जाता है। तो इसलिए वो देखना ये होता है कि मरीज़ की जिसका हम ईटीटी या स्ट्रेस टेस्ट करवा रहे हैं वो सेफ भी है उसके लिए कि नहीं। अगर हमें पता चल गया कि मरीज़ को दिल की ही तकलीफ है और ये जो पेन हो रहा है उसी का पेन है, तो फिर हम उसकी ईटीटी नहीं करवाते, सीधी सीधी एंजियोग्राफी उसकी करवा लेते हैं। और एंजियोग्राफी हमें 100% बताता है कि कोई मसला है तो नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मरीज़ जिनकी ईटीटी की ज़रूरत नहीं थी, 100% उस पर यकीन था कि ये दिल का मसला है और ईटीटी करवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको उधर ही कार्डियक अरेस्ट हो गया, उधर ही हार्ट अटैक हो गया, कुछ वापस आ गए, कुछ नहीं वापस आ सके और टीटीडी पे ही उनकी डेथ हो गई। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो ईटीटी करवा रहा हो वो देखे कि ये सेफ है कि नहीं ये टेस्ट। तो इसलिए जब आपको सीने में दर्द हो रहा, घबराहट हो, तो फिर आपने ईटीटी नहीं करनी। फिर आपका जो है दवाइयों के साथ कुछ अर्सा स्टेबल करके, अगर एंजियो नहीं करवानी तो कुछ अरसे के बाद आप 2-4 हफ्ते के बाद करवा लें तो ठीक है। फ़ौरन ईटीटी नहीं करवानी चाहिए। फ़ौरन जो टेस्ट करवाने वाला है वो एंजियोग्राफी है और एंजियोग्राफी हमें 100% 100% बताता है कि आपको बीमारी है कि नहीं है, अगर है तो कितनी शिद्दत की बीमारी है, क्या कोई स्टेंट वगैरह की ज़रूरत है या बाईपास की ज़रूरत है या दवाइयों से ही काम चलेगा। सर ये एक इमरजेंसी मेडिसिन किट है, वो अगर बता सकें किसी को, अगर चेस्ट पेन ऐसे शुरू हो जैसे इन्होंने बताया, अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो कौन सी 2-3 दवाइयाँ जो फ़ौरन ले लेनी चाहिए? देखिए वो ज़रूरी जो लेनी है वो आपने डिस्प्रिन की एक गोली जो है पूरी वो चबा के खा जानी है और फिर ज़बान के नीचे एंजिसिड आपने रख लेनी है और एंजिसिड रख के फिर आपने हॉस्पिटल चले जाना है। क्योंकि कई दफ़ा थोड़ा सा वो खामोश हो जाता है, हार्ट अटैक रुक जाता है, नहीं चलता, और कुछ कई दफ़ा अगर आप सुस्ती करें तो कुछ घंटों के बाद या कुछ मिनटों के बाद दोबारा हो जाता है। तो इसलिए फ़ौरन अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। होता ही है कि जब आप अस्पताल पहुंच जाते हैं तो अगर वहाँ पे कोई इवेंट होता है या आपको हार्ट अटैक होता है तो कई दफ़ा दिल जो है उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है या दिल रुक जाता है। तो वहाँ पे जो सीसीयू में पहुँचते हैं या हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे इलाज के लिए सीपीआर हो जाता है, या आपको अगर शॉक की ज़रूरत है तो जो उसकी शॉक उसे दिया जा सकता है, और आपको अगर दवाइयाँ देने की ज़रूरत है तो दवाइयाँ दी जा सकती है। लेकिन वहाँ पे जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी वो आपकी मॉनिटर पे फ़ौरन आ जाएगी और फ़ौरन उसका इलाज हो जाएगा। घर में रुकना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ऐसी हालत में कभी घर में रुके, हमेशा उन मरीज़ों के साथ जो है वो हमेशा ख़तरनाक चीज़ हुई है, डेथ वाक़या हो गई है घर में, जिन्होंने सुस्ती की कि सुबह चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, उसमें ये होता है कि या तो दिल बंद हो जाता है या दिल फेल हो जाता है या इस काबिल नहीं रहते कि उनको उठा के अस्पताल ले जा सकें। ठीक है सर, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हम मेडिकेयर कार्डियक सेंटर से लाइव पेश कर रहे हैं। अगर नाजरीन आप मशवरा करना चाहते हैं मेडिकेयर कार्डियक सेंटर से, या हम यहाँ पे डॉक्टर से मालूमात या इलाज के बारे में टाइम लेना चाहते हैं, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ। हमारा नंबर है 05184333332, 051945002 और 29। नाजरीन ये अपॉइंटमेंट लेने के नंबर हैं। अगर आप मशवरा लेना चाहें अपनी बीमारी के सिलसिले में, आके दिखाना चाहें, तो आप इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर है 05184333332, 051945002 29। तो सर ये जो
हार्ट फेलियर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने एंजाइना के बारे में काफ़ी बात की, और हार्ट फेलियर के बहुत से मरीज़ होते हैं जिनको सांस फूलने लगती है और पाँव सूजने लगते हैं, और वो 1-2 दिन लेट करते करते वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, और वेंटिलेटर पे जब उस वक्त आते हैं अस्पताल जब वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत होती है। तो हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए क्या ऐसी खसूसियत अलामात हैं जो अगर ज़ाहिर होनी शुरू हों तो वो फ़ौरन दवाई एडजस्ट कराने की ज़रूरत है और एहतियात ज़्यादा शुरू करने की ज़रूरत है? इस बारे में रोशनी डालें। जी जी बिल्कुल। आई थिंक इसमें हमारी ज़्यादा भी मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है वो ऐसे हो गए हैं जो कि जिनका नंबर हार्ट फेलियर वाले मरीज़ों का ज़्यादा हो गया है। और हार्ट फेलियर वालों को अगर ये ऐसी है जो कि क्रॉनिक डिजीज़ होती है और फिर आपने अपनी दवाइयाँ सही तरीके से इस्तेमाल करनी होती हैं, और कहीं खुराक में तब्दीली की ज़रूरत पड़े तो फिर डॉक्टर साहब को आकर दिखा लें। लोग बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, अस्पताल जो दिल के अस्पताल है काफ़ी दूर है, या दिल के जो स्पेशलिस्ट हैं बहुत दूर हैं। लेकिन जब आपका एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने मुआयना कर लिया और आपको दवाई एडजस्ट कर दी और आपकी सांस बेहतर हो गई हो और आप अपना रूटीन का काम चलना फिरना शुरू कर दें, घर के काम काज शुरू कर दें, जहाँ जॉब करते हैं वो जॉब शुरू कर दें, तो फिर आपने एहतियात ये करनी होती है कि जो डॉक्टर साहब ने आपको हदायत दी हैं कि बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़नी, जो नमक है उसका इस्तेमाल, जो दिल के फेलियर वाले मरीज़ हैं जिनका हार्ट फेलियर है उनका नमक का बड़ा रोल है। नमक जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, तरकारी में बहुत थोड़ा। घर वाले समझें कि जी कि नमक बड़ा थोड़ा है, बाकी घर वाले डाल सकते हैं, वो मरीज़ वो ना डालें। और आटे और चाय में नमक ना हो, कभी किसी चीज़ पे नमक लगा के ना खाएं, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो आपके घर में या आपने एमरजेंसी क्रिएट करती है। होता ही है कि हमारे पास मरीज़ आते हैं कि कल शादी पे चले गए थे, जनाजे पे चले गए थे, फोतगी पे चले गए थे, खाने वहाँ पे रोज़ाना नमक वाले खाते रहे, देगी खाने खाते रहे, उससे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। बहुत सारे लोग जो है हमारे पास जो आते हैं वो फेलियर में आते हैं। दूसरा, कहीं अगर आपको फेलियर या सांस ज़्यादा फूलनी शुरू हो जाए और जो डॉक्टर साहब ने आपको पेशाब आवर गोली लिख के दी हुई है, वो स्पायरोमाइड है, लेजोराइड है या लेसिक्स है, अगर आप समझते हैं कि आपकी सांस खराब हो गई है तो एक गोली 2-3-4 दिन के लिए ज़्यादा ले लें। यानी एक फालतू गोली लेते जाएं रोज़ाना, उससे हो सकता है आपकी सांस बेहतर हो जाए। और आप अगर दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जैसे जहाँ से आपको 6-7-8 घंटे लगते हैं अस्पताल पहुँचने में, 3-4 घंटे लगते हैं अस्पताल पहुँचने में, तो ये थोड़ी सी दवाई की एडजस्टमेंट में आपकी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है और आप जो है एमरजेंसी नहीं आपकी बन सकती। देखिए, मरीज़ उसकी एमरजेंसी बनती है जो कि या तो दवाइयाँ बंद कर देता है या फिर अपनी खुराक में बेहतियाती शुरू कर देता है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर देता है, बहुत ज़्यादा एग्जर्ट या चलना फिरना शुरू कर देता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, वजनी चीज़ उठानी शुरू कर देता है, गुस्सा करता है, ऊंचा बोलता है, और जिसकी नींद पूरी नहीं होती। ये चंद एक फैक्टर्स हैं जिसमें से दिल के या तो अटैक होता है या एंजाइना होता है, या जिनका दिल फेल हुआ हार्ट फेलियर, उनका हार्ट फेलियर बढ़ जाता है और उनको दवाई की जो मिकदार है बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे हमारे मरीज़ मेरे ऐसे हैं कि जिन्हें 20-25 साल हो गए हैं, 15-20% उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन है और वो फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, और उसकी एक ही वजह है कि वो अपनी दवाई बड़ी बाकायदगी से खाते हैं, अपनी जो उन्हें खुराक की एहतियात बताई जाती है उससे दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होते, उस पर पूरा अमल करते हैं। और जब उन्होंने मुझे 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद दिखाते हैं तो दिखा के चले जाते हैं और अपने टेस्ट वेस्ट करवा के जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ उसे एडजस्ट करते हैं तो अपनी नाम रूटीन में चले जाते हैं। तो लोग ये वो मरीज़ होते हैं जो डिसिप्लिन किस्म के मरीज़ होते हैं, जो कुछ उन्हें बताया जाए उस पर पूरी तरह अमल करते हैं और उन्हें कभी ना कोई इमरजेंसी होती है और ना कोई उन्हें कोई इस तरह अचानक डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। दवाई बाकायदगी से खाएं, खुराक में एहतियात करें, जो रेस्ट की ज़रूरत है वो रेस्ट करें, और जहाँ जहाँ पे हमने बताया हुआ कि ये काम नहीं करना उसको अवॉइड करें। ठीक है सर, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं महमूद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी महमूद साहब, सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि मुझे 2014 में ये हार्ट अटैक हुआ है, तो एक दिन में 2 दफा अटैक हुआ। जी ठीक। फिर वापस एमएच में मैंने स्टेंट डलवाए हैं। ठीक है। तो अभी ये 11 अक्टूबर को, यानी ये आज से 16-17 दिन पहले मुझे फिर अटैक हुआ है, तीसरा। ठीक है। तो उसमें मुझे इमरजेंसी फर्स्ट टाइम तो लेके गए ये पिम्स में जी। तो वहाँ 2-2.5 घंटे उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की है, लेकिन मुझे जो दिल के ऊपर दर्द था वो आराम नहीं आ रहा था। मुख्तसर में आपको बताऊं तो वहां से मुझे ये एमएच लेकर आए हैं जी।
तो एमएच में आकर इन्होंने मुझे इंजेक्शन भी दिया और टैबलेट्स भी दी, जिससे मुझे दिल का आराम आ गया। रात को 11:30 बजे मुझे ये लेकर गया कि शायद आपको एक स्टेंट भी डले और एंजियोग्राफी भी करते हैं। ठीक है। तो एंजियोग्राफी मेरी की, लेकिन स्टेंट नहीं डाला, एंजियोग्राफी पूरी नहीं की, आप मुझे वापस भेज दिया वार्ड में। तो सुबह जो मेरी रिपोर्ट्स आई है, उन रिपोर्ट्स में डॉक्टर साहब, ये कर्नल मोहसिन साहब थे एमएच में, जी जी, उन्होंने ये किया कि इसके मैन शरियान जो है वो भी ब्लॉक है, और जो स्टेंट पहले 2 डले हैं वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, इनका बाईपास होगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है। तो फिर वही जितनी रिपोर्ट्स थी वो मैंने यही एमएच में ब्रिगेडियर मंसूर साहब थे उनको दिखलाई है। तो उन्होंने भी मेरी सीडी देखकर तो मुझे यही कहा कि ये आपके लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, मैं आपको साफ बताऊं कि मैंने जब ये पता किया कि इसका खर्चा कितना होगा तो मुझे बताया गया कि तकरीबन 6-7 लाख। अब ये मेरे पास में है नहीं, तो मैं अब वो अस्पताल से वापस घर आ गया हूँ। मैं बहुत दिनों से ये देख रहा था कि ये जनरल अदर साहब का मुझे कहीं पता चले, मैं इनसे मशवरा लूँ। मतलब कि इतने पैसे का अरेंज करना मेरे पास में नहीं है। ठीक है। अब मैं मेडिसिन तो खा रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिखी है उसमें जो ये लोकलेट है मेरे पास, कॉन्कॉर्ड है, एक सूस्टेक है SUST, जी जी जी, और एक इजिगे है ये, और इसके अलावा जो इतिहास है वो मैं 100% कर रहा हूँ, यानी घर में रहना, ज्यादा चलना नहीं, बातचीत नहीं करना। आपका दिल कितने परसेंट काम कर रहा है? कहता है कि मैं बाईपास कराऊं, जी जी, मेरे पास इतनी हराजी है फाइनेंशियली। मैं आपका एको टेस्ट हुआ होगा, उस पे आपका दिल कितने परसेंट काम कर रहा है? मैं जनरल साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो मुझे मेरा तो इसका हल किया जाए, या मुझे बताया जाए कि मैं, ये 65 मेरी एज भी है जी, और मुझे शुगर भी है। ठीक है। आपका दिल कितने परसेंट काम कर रहा है? एको टेस्ट भी हुआ मेरा होगा? वो जो उन्होंने दिल की इको किया, मेरा दिल उसमें 40% काम कर रहा है। ठीक है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। मैं आपको टेलीफोन नंबर बता देता हूँ, इस पर कॉल करके जनरल साहब के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 05184333332। आपकी बीमारी के सिलसिले में मैं जनरल साहब से डायरेक्टली बात करके उनसे मशवरा भी ले लेते हैं। सर, ये उन्होंने रावलपिंडी से कॉल की, महमूद साहब हैं, और इनको 2014 में हार्ट अटैक हुआ था, जिसके बाद इनको स्टेंट पड़े थे, और अभी दोबारा से इनको अटैक हुआ, और इसमें इनकी अनफॉर्चुनेटली वो स्टेंट भी बंद थे और एक मेजर शरियान भी बंद थी। EF इनका 40% है, और इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। बाईपास का हल बताया है, ये इनको आगे क्या करना चाहिए? वो आई थिंक ऐसी बीमारी होगी जिसमें बाईपास के अलावा कोई और हल नहीं होगा। लेकिन आई थिंक वहाँ पे इन्होंने आई थिंक MH में पहले भी वहीं पे स्टेंट डलवाए, FIC में उन्होंने स्टेंट डलवाए होंगे, अभी भी PIM से फिर उन्हें उधर ही लेके गए। तो अगर इन्हें चाहिए कि अगर वहाँ पे इनकी इंटाइटलमेंट नहीं है, FIC में इंटाइटलमेंट नहीं है और अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है, तो फिर एक दफ़ा PIMS में ज़रा दिखाएं, क्योंकि PIMS में जो है अगर इनकी इंटाइटलमेंट है तो वहाँ पे भी सर्जन हैं, दिल के सर्जन हैं, अच्छे सर्जन हैं, वो इनका बाईपास कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा अगर मुझे दिखाना है तो फिर मुझे एक दफ़ा दिखा लें, मैं इनकी CD देख लूँ, और CD देख के फिर मैं कोई फाइनल ओपिनियन आपको दे सकता हूँ, और देखते हैं कि आपके लिए इसके लिए क्या हल निकलता है। और अभी फ़िलहाल तो मेरा ख्याल है वो ठीक ठाक, उन्हें ऐसा कोई ऐसी इमरजेंसी है, चेस्ट पेन नहीं है। तो उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा जो आपने नंबर बताया उस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे आके एक दफ़ा दिखा लें, मैं आपकी CD देख लूँ, और फिर जो आपकी मदद जितनी हो सके इंशाल्लाह मदद करेंगे उसमें। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है सर कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं वो अगर उनको बाईपास सर्जरी की जाए तो वो ज़ख़म नहीं भरेगा, या वो तंग होंगे, या मसला होगा। तो क्या शुगर के मरीज़ों के लिए बाईपास बेहतर हल है या बुरा हल है? या जी बिल्कुल, आई थिंक उसमें देखें शुगर हमेशा जब भी कोई सर्जन ऑपरेशन करता है तो पहले शुगर को कंट्रोल करता है। उसे भी पता है कि अगर मैंने अनकंट्रोल्ड शुगर में या ज़्यादा शुगर में ऑपरेशन किया तो हीलिंग भी कम हो जाएगी, आगे ऑपरेशन के दौरान भी मसले होंगे, ऑपरेशन के बाद भी मसले होंगे, ज़ख़म भी नहीं ठीक होगा। तो हमेशा जब भी कोई सर्जन करता है तो वो पहले सबसे पहले क्वेश्चन की होती है कि जब शुगर कंट्रोल है तो अभी सर्जरी की जाए, उसके बगैर सर्जरी नहीं होती। और फिर मरीज़ की जिम्मेदारी बनती है कि उस शुगर को कंट्रोल करके रखे। अब वो मर्ज़ जहाँ पे तीनों आर्टरीज बंद हों और लंबी लंबी बीमारी हो नालियों में और शुगर आपको हो, तो बेस्ट इलाज ही बाईपास है। यानी बाईपास में फ़ायदा ज़्यादा है बिलमुकाबल
स्टेंट के वो स्टेंट जो है उसमें होता ये है कि बहुत ज़्यादा स्टेंट अगर शुगर वाले मरीज़ को पड़ जाएँ, 4-5 पड़ जाएँ, तो उसके बंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या उनमें क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कुछ तो चलते रहते हैं, कुछ जो है वो जल्दी बंद हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों में हम जब ज़्यादा आर्टरीज और ज़्यादा जगह पे बंद हों तो फिर हम सर्जरी या बाईपास ऑपरेशन ही सजेस्ट करते हैं। और बाईपास का जो रिज़ल्ट होता है, और अच्छे सर्जन ने सर्जरी की हो तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं और मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद लॉन्ग टर्म में होते हैं। यानी कि अगर वो कई साल तक ग्राफ्ट चलते रहते हैं और वो खुले रहते हैं, उसमें से जो ग्राफ्ट एक होता है वो तो बहुत ही देर तक, अगर किसी ने अच्छा बाईपास लगाया है तो 15-20 साल 25 साल तक भी वो ग्राफ्ट जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मरीज़ कितना जो है वो केयरफुल है, अपनी शुगर कंट्रोल करके रखता है, दवाइयाँ बाकायदे से खाता है और बाद में एहतियात करता है कि नहीं करता। एक कॉलर सर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं असलम बात कर रहा हूँ जी, बालाकोट वाला इस्लामाबाद से जी, सवाल कीजिएगा। मिसेस की बीमारी की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं तो मैंने कहा चलो इससे जी जी थोड़ा फायदा उठाए ना। जी ज़रूर। तो इनको जो है एंटीरियर M1 हुआ था नवंबर 2008 में ना। जी तो फिर जनवरी में चेस्ट में पेन हो रहा था तो एनजीओ हुई थी FIC में। जी तो फिर वो जो एनजीओ की डायग्नोज हुआ था DVCAD विद गुड LV फंक्शन एडवाइस सर्जिकल ओपिनियन PC1 और 2 LAD ना। ठीक है। तो फिर वो ये कर्नल सरफराज थे उस वक्त, और दूसरे इन्होंने सर्जिकल वालों को रेफर किया। सर्जिकल वालों ने इनको ओके कर दिया कि ठीक है। इसकी जो है जी जी PC1 जो है वो स्टेंट जो है ना डलवा दे। तो फिर ये जनवरी 2009 में जो है इनकी PC1 हो गया, 2 स्टेंट डले थे। जी जी। टीवी फिर ना उसके सुनिए, बाद टीवी ये- बंद कर दीजिए प्लीज। ये बिल्कुल जो है वो ठीक रहे हैं। और ये अक्टूबर के वक्त में, इसी महीने में, जो लेफ्ट साइड में बैक में और फ्रंट में चेस्ट में मामूली पेन हुआ है, तो इसके तमाम टेस्ट करवाए हैं, वो भी तकरीबन क्लियर हैं। ठीक है। कौन से टेस्ट कराए थे? एको टेस्ट और ETT जो मशीन पे दौड़ने वाला टेस्ट? सारे लिपिड वगैरह सारे इनके वो कराए। जी इको वाले में जो है ना, वो एक था माइल्ड एंटीरियर लेटरल वाल हाइपोकेंसिया। ठीक है, सही है। जी जी। ठीक है। और दिल कितने % काम कर रहा था एको के ऊपर? 50% जी, इको पे। 50% कर रहा था। ठीक है। तो ETT भी हुई थी मशीन पे, दौड़ने वाला टेस्ट भी हुआ था? नहीं नहीं, ETT नहीं हुई। इनको चलते फिरते इस तरह सब वॉक करती हैं, इनको पेन नहीं होता। पेन नहीं होता? वैसे बैठे हुए कभी कभार मामूली सा एक पेन होता है। ठीक है। इनकी उम्र कितनी है? उम्र 60 है जी। 60। और इनको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक है। और दवाइयाँ बाकायदगी से खा रही हैं? दवाइयाँ बाकायदे से जी। जी, वो बता सकते हैं जल्दी से कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं? स्कार्ड है, कार्गीडा 6.2, कार्डिनेट है 2.6, जी और वेस्टर्न MR रेविस्टा 10 mg और कैपेटीन 25 mg वाली आधी रात। ठीक है। और ये बताइए कि अभी आपने बताया कि कुछ दिन पहले इनको दर्द हुआ था, छाती में दर्द आया था, तो क्या ये बार बार हो रहा है? छाती में दर्द बार बार आ रहा है और इस तरह बार बार हो रहा है? नहीं नहीं, बार बार नहीं, तो यानी एक हफ्ता 10 दिन पहले थोड़ा सा हुआ था, जी। उसके बाद फिर कभी कभार होता है, कभी कभार। और चलने पे ही होता है? नहीं, चलने से नहीं होता। बेटर। ठीक है। और ETT वगैरह तो नहीं हुई थी इनकी मशीन पर दौड़ने नहीं वाली? नहीं नहीं। ठीक। बहुत शुक्रिया जी, कॉल जी, जी। करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये असलम साहब थे, इन्होंने कॉल की और इनकी वाइफ है, 60 ईयर्स उम्र है। उनको काफ़ी पहले 2 स्टेंट डले थे दिसंबर 2009 में। EF इनका 50% है और इनको अभी एको में कुछ प्रॉब्लम बताया गया और इनको रिसेंटली दोबारा चेस्ट पेन हुई है। इस बारे में ये मशवरा करना चाहते थे। हाँ, उसमें आई थिंक वो पहले डबल वेसल डिजीज़ वो बता रहे थे कि इन्हें थी, और उन्होंने नंबर 1 चॉइस सर्जरी लिखा था, और सर्जरी के बाद आई थिंक उन्होंने सिर्फ LAD में 2 स्टेंट डाल दिए। अब दूसरी कौन सी नाली बंद थी, हो सकता है कि उसको तो उन्होंने एड्रेस नहीं किया और वहाँ पे उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो बड़ी प्रॉब्लम दे रही हो। और ये भी मुमकिन है अगर इन्होंने कहीं अपनी दवाइयाँ छोड़ दी या कहीं लापरवाही की तो उसमें से ये स्टेंटों में भी ब्लॉकेज वगैरह आ सकती है।
और फिलहाल तो अपनी दवाइयों पे ये जारी रखें, और अगर ये दोबारा चलने पे दर्द हो या रात को सोए हुए कभी दर्द हो या खाना खाने के बाद दर्द हो तो दोबारा जहाँ पे स्टेंट डलें आप बेशक AFSC वालों को जाकर दिखा दें, और वहाँ पे इनके फर्दर अगर टेस्ट करने हो तो हो सकता है कि CT एंजियो या एंजियोग्राफी जो है इनकी हो जाए। ब्लड टेस्ट जो है वो करवाने बड़े ज़रूरी हैं, इनको पूरा वर्कअप होना चाहिए। जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, ये भी फिलहाल ये दवाइयाँ लेते रहें और एक दफ़ा ज़रा वर्कअप सही तरीके से हो जाए, क्योंकि कई दफ़ा होता ये है कि अगर मरीज़ थोड़ी सी सुस्ती करे या कई दफ़ा मरीज़ पूरी एहतियात भी करे तो कुछ लोगों को, बड़े कम परसेंटेज है लोगों के जिनके स्टेंटों में बीमारी आ जाती है या स्टेंटों के अंदर खून जम जाता है, और ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें शुगर जो है वो कंट्रोल ना हो। ज़्यादा शुगर हो तो ज़्यादा शुगर की हालत में खून जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है और जमना शुरू हो जाता है और जम के स्टेंटों को बंद कर देता है। लेकिन इनको चाहिए कि जब उन्हें उसी तरह की टिपिकल चेस्ट पेन हुई है तो एक दफ़ा चेकअप करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं शहबाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी सवाल कीजिएगा। सर मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरा जो हार्ट के पट्टे है ना सर, जी जी वो मसल मोटे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो है मेरे मतलब सांस बीच में अभी फूलने शुरू हो गया था। ये तो बहुत टाइम से है। जी 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 सांस भी फूलने शुरू हो गया था, और जिस्म में मकसद ये है कि वो पैरों में और चेहरे पे सूजन भी आया था। ठीक है। तो मैंने कार्डियो में दिखाया, उधर मैंने अपना टेस्ट करवाया था ईको का। जी जी, उसमें क्या उन्होंने एको की रिपोर्ट जरा जो आखिरी कंक्लूजन या उसका रिजल्ट है वो पढ़ के बता सकें आपके, क्या लिखा हुआ था? वो उसमें ये कहा था कि आपका हार्ट जो है वो 25 से 30% जो है वो काम कर रहा है, जी, और उसके जो दिल में जो है ना वो क्या कहते हैं, वो पानी जो कहते हैं थोड़ा सा हो गया। जी जी, ठीक है। इस तरीके का ये मुझे कहा गया था। ठीक है। और CBC मैंने करवाई सर। जी जी, टेस्ट लिख के दिया था एक CBC का। जी जी, हाँ, तो CBC में वो जो ब्लड के जो प्लेटलेट्स के नंबर है ना वो कुछ मतलब ज्यादा है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको अभी तकलीफ क्या होती है और आप दवाइयाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? दवाइयाँ सर, ये मेरे को दवाइयाँ दी है इसके एस्कार्ड के 75 मिलीग्राम। जी जी, और एक ये कार्बेडा। जी जी, और एक पेशाब की एक गोली दी है पेशाब के लिए। ठीक हो गया। और पेशाब के लिए वो लेसोरेट जी टेबलेट है वो दी है। जी जी, और ब्लड प्रेशर के लिए मतलब वो एक गोली दी है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक हो गया। अपनी उम्र बता दीजिए। अच्छा, कॉल ड्रॉप होगी। सर छोटी ब्रेक का टाइम है, हाजिर होते हैं नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। इसमें आप लाइव कॉल कर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से? आप जी खैरियत। तब कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं शकील अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी शकील साहब, सवाल कीजिएगा। अच्छा सर, मेरी जो एज है वो 47 ईयर्स है जी, और पौने 2 साल पहले मेरा बाईपास हुआ है जी, और जब बाईपास हुआ था तो हार्ट आउटपुट ठीक थी, 50% थी जी, और इसके अलावा सर ये जो अल्हम्दुलिल्लाह और कोई इशू नहीं था। जी। अब जो ये 2 महीने पहले जो मेरा ट्राइग्लिसराइड था सर, जी, वो 270 था जी, और जो कोलेस्ट्रॉल था वो 150 के लगभग था। ठीक। तो आप ही से मेरी बात हुई तो आपने कहा वाक करेंगे और जजीटा लेंगे और इस तरह पे डॉक्टर ने भी, जो मेरे डॉक्टर हैं उन्होंने भी यही एडवाइस किया था। ठीक हो गया। और साथ में जो सर्जन थे उन्होंने मुझे कहा कि अखरोट आप 3 टाइम लें 1 TDS। ठीक तो है। उससे ये हुआ कि जब मैंने अब ये 3-4 दिन पहले टेस्ट करवाया तो वो ट्राइग्लिसराइड 100 है और जो कोलेस्ट्रॉल है टोटल कोलेस्ट्रॉल वो 80 है और बैड कोलेस्ट्रॉल 56, यानी कि वो बिल्कुल ही
चीजें जो है ना मिनिमाइज होगी। ठीक हो गया। तो अब सर आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये 20 mg ही लेता रहूं जजीटा, और दूसरा मैं अब सिर्फ 2 दवाइयां ले रहा हूँ, एक लोप्रिन और 75 मिलीग्राम और जजीटा। ठीक है। इसके अलावा मुझे क्यों ना मैं हाइपरटेंसिव भी नहीं हूँ, डायबिटिक भी नहीं हूँ। ठीक है। और क्या मैं यही लोप्रिन लेता रहूं, 2 ही दवाइयां कंटिन्यू रखूं थ्रू आउट द लाइफ? और ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है उसमें रिडक्शन हुई है कोलेस्ट्रॉल में भी और ट्राइग्लिसराइड में भी, क्या ये इस जजीटा ने किया है या वो जो अखरोट का भी डेफिनेटली उसमें वो भी यूज किया है? और तीसरा सवाल सर ये है कि मैं ये अब आइंदा आने वाले दिनों में एक कार्डियक फिजिशियन को चेक कराऊं या जहां सर्जरी हुई है वहां पे चेक कराऊं? ये बताइए कि जो आप ये जजीटा ले रहे हैं, इससे पहले आप कौन सी दवाई ले रहे थे? इससे पहले सर मैं ले रहा था ये आम सिंपल लिपिगैड ले रहा था। कितने मिलीग्राम? 20 mg। 20। ठीक है। और ये अब जजीटा आपने 1 मंथ इस्तेमाल किए? ये सर 2 महीने हो गए हैं जजीटा ले रहा हूँ। और ये किस डोज में ले रहे थे आप? ये जजीटा 20, अभी भी वही ले रहा हूँ, 20 और 10 कॉम्बिनेशन में। ठीक है। 20 मिलीग्राम और 10 मिली वो जो उसका आता है वो ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको इस सवाल का जवाब लेकर देते हैं। सर रावलपिंडी से कॉल थी, शकील अहमद साहब, इनका बाईपास 2 साल पहले हुआ था। इन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल की थी और इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, TG 270 और 150 कोलेस्ट्रॉल अब 100 और 80 पे है। यही पूछना चाहते थे कि क्या ये अब काफ़ी कम हो गए हैं, तो यही दवाई कंटिन्यू करनी है या उसकी डोज वगैरह को चेंज करने की ज़रूरत है? ना, इनको 10-10 जजीटा कर दें। इनमें आई थिंक जो ज़्यादा हेल्प की है वो कॉम्बिनेशन ने किया है। जजीटा 20-10 में 2 दवाइयाँ होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करती है और इन्हें सूट की है ये वाली, उससे काफ़ी हद तक कम हो गया। अखरोट वगैरह जो है वो उसका होता है असर, पर इतना ज़्यादा असर नहीं होता। तो अखरोट आप खाते रहें, 2-3 दाने से ऊपर अखरोट ना खाएं। और वॉक अपनी जो है वो जारी रखें। बहुत सारी कम्बिनेशन चीज़ों का होता है। आप डाइट अपनी ठीक करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप फिर दवाई भी बाकायदगी से लेते हैं। जब आपको पता चलता है कि आपका टेस्ट ख़राब है तो फिर आप उसमें सुस्ती नहीं करते, फिर खाने में भी आप एहतियात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है इस टेस्ट को या कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करती है। अब इसको बेशक 10-10 आप कर दें और वॉक अपनी जारी रखें, लॉपरिन और ये दोनों जारी रखें। फिर 2 महीने के बाद एक दफ़ा फ़ोन करके हमें पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम जो आपने जो दिखाना भी काफ़ी अर्सा आपको हो गया है, सर्जन को ऑपरेट करवाए हुए, तो अब आपको कार्डियक फिजिशियन को दिखाना है। कार्डियक फिजिशियन आपकी हर 3 महीने 6 महीने के बाद मॉनिटरिंग करता रहे, आपके टेस्ट देखता रहे, जहाँ पे टेस्ट ख़राब हो वहाँ पे दवाइयों को ऊपर नीचे करता रहे और आप अपनी वॉक जारी रखें। तो होपफुली इंशाल्लाह आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर रहेंगी और आपको जो बाईपास है वो खुले रहेंगे। और इसमें से एक्सरसाइज और मेडिसिन की बाकायदगी से इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कोई लोग जिनका ऑपरेशन हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं या स्टेंट डाल जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ देते हैं यही समझ के कि अब नॉर्मल है और अब ज़रूरत नहीं है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टेंटिंग के मरीज़ और बाईपास के मरीज़ किसी भी सूरत में छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको एडवाइस ना करें। वैसे तो वो बीमारी तो जैसे पहले भी प्रोग्राम में हम बता चुके हैं कि ये तो सारी उम्र चलती रहती है और सारी उम्र ये बीमारी बढ़ती रहती है और ये कम नहीं होती, बढ़ती रहती है। और इसको कंट्रोल करने का या इसकी स्पीड कम करने का एक ही तरीका है कि आप दवाई अपनी जो कोलेस्ट्रॉल वाली बाकायदगी से लें और एस्पिरिन बाकायदगी से लें, अपनी खुराक में एहतियात करें और वर्जिश जो रोज़ाना वाली है उस पर आप अमल करें और अपनी नींद 6 से 8 घंटे वो पूरी करें। ठीक है सर, एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इफ्तिखार बोल रहा हूँ वजीरिस्तान से। जी इफ्तिखार साहब, सवाल कीजिएगा। जी मेरा सवाल ये है कि मुझे 2012 से ब्लड प्रेशर हुआ। जी जी। तो फिर डॉक्टर ने इजीडे लिखा। जी ठीक है। 25 का आ रहा था, ठीक था जी। उसने काम छोड़ा तो फिर 50 का आ रहा था, ठीक था। ठीक है। अभी मसला ये है कि धड़कन ज्यादा है दिल का। ठीक है। इसके साथ टिनरमीन 25 लिखा डॉक्टर ने। ठीक हो गया? ठीक हो गया, लेकिन टिनरमीन का मेरे ऊपर साइड इफेक्ट ज्यादा है। जी जी। जो लिबिडो का। ठीक। अभी मैं डॉक्टर से ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते कि मुझे एक किस्म की गोली बताए कि दोनों की जगह एक खाया करो। सही। अभी टेनॉर्मिन 25 मिलीग्राम और इजीडे 50 मिलीग्राम के साथ कोई इजीडे इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है? ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन इसके बगैर ठीक नहीं होता है। ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है?
33 53। तो आप चाहते हैं कि 33 साल 33। 33 आप चाहते हैं कि एक ही गोली हो जो आपको 2 गोलियां ना खानी पड़े। हाँ ये मुझे 2008 से डिप्रेशन भी था। जी जी उसका दवाई भी कर रहा हो। सही है। सर शराब कर रहा हो, सिर्फ 25 कर रहा हो। ठीक है। और नमक से परहेज करते हैं कि नहीं करते? परहेज तो गोश्त तो चावल वगैरह से भी किया है। ठीक है। लेकिन और नहीं किया है। ठीक। और वर्जिश करते हैं? वर्जिश भी तो नहीं किया, पहले वक्त कर रहा था। ठीक है। और ठीक हो गया। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको आपके सवाल का जवाब लेकर देते हैं। सर इन्होंने इफ्तिखार साहब से वज़ीरिस्तान से कॉल की। 33 साल 33 ईयर्स इनकी उम्र है और कोइज़िडे और टेनॉर्मिन खा रहे हैं और दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, इसलिए टेनॉर्मिन ऐड हुई थी। पूछना चाहते थे कि क्या गोली एक आध कोई गोली कॉम्बिनेशन में लेके इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है? उसमें देखें इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो टेनॉर्मिन है ये इसमें दिल की धड़कन के लिए इस्तेमाल की थी और उससे काफ़ी फ़ायदा हो। इसी में से टेनॉर्मिन में से एक गोली ज़रा ट्राई करके देखें। वैसे तो देखे बगैर जो है वो आप एडवाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट रेट भी इनका ज़्यादा होता है, ECG कैसी है, बाकी चीज़ें देखनी है। एक गोली होती है टेनोरेट जिसमें टेनॉर्मिन भी होती है और एक शाबावर गोली भी होती है जिस तरह कोइज़िडे में है। तो वो टेनोरेट जो है वो बेशक 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम की वो एक रोज़ाना ले लें, उससे इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और वो खा के हमें 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद दोबारा बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। तो कोइज़िडे बंद करें, टेनोरेट TENORET टेनोरेट 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम से शुरू करें और ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल हो गया तो फिर देखेंगे फिर टेनोरेट 25 मिलीग्राम से शुरू कर दें। तो ये आप करेंगे तो एक गोली आपकी बन जाएगी, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप एक दफ़ा ज़रा दिखा लेते हैं और हम दिखा के तो फिर आपको देखते हैं कि किसी चीज़ में ऐसा कोई दवाई ऐसी तो नहीं हम दे रहे जिससे आपको कोई नुकसान हो या साइड इफ़ेक्ट हो। तो देखना जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन ये ट्राई करके देते हो, अगर इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया तो फिर इसी को जारी रखें। सिंगल दवाई टेनोरेट। ठीक है सर। तो ब्लड प्रेशर के लिए सर जैसे कहते हैं सॉल्ट को कम कर दिया जाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। नमक का इस्तेमाल जो जितना कम करेंगे उतनी बेहतरी होगी। और भी एक्सरसाइज और भी चीज़ें हैं जैसे बहुत सारे हैं। देखिए बहुत सारे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, जो बॉर्डर लाइन होता है 140 90 से 95 हो गया, 50 हो 150 हो गया, 100 हो गया। कोशिश उसमें ये होती है कि हम डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, यानी नमक का इस्तेमाल कम हो, चिकनाई का इस्तेमाल कम हो, गोश्त का इस्तेमाल कम हो, सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो और एक्सरसाइज आधे घंटे से घंटा डेली करें, 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें और गैर ज़रूरी परेशानी स्ट्रेस उससे बचें। तो आपकी जो ब्लड प्रेशर वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। कुछ लोगों का स्ट्रेस की वजह से, परेशानियों की वजह से, आगे पीछे जो हालात है उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो वो सिर्फ रिलैक्सन जब एक गोली को लेते हैं तो उसमें यानी रिलैक्स करने के लिए कोई गोली उन्हें देते हैं हम, जैसे लेक्सोटन हो गया या एल्प हो गया या ज़ैनिक्स हो गया, ऐसी कोई गोली दे तो उसी से उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है और ब्लड प्रेशर के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ती। तो ये खुराक, इसका एक्सरसाइज और तीसरा जो आप अपना अननेसेसरी स्ट्रेस ये ना लें तो कई दफ़ा दवाइयों के बगैर ही ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो जाता है। सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन आपको उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप ईमेल के ज़रिए प्रोग्राम में अपना मसला हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cardiaclinic@k2.tv। अगर आप मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में मुआयना कराना चाहते हैं और आप दिल के मरीज़ हैं तो मैं आपको अपॉइंटमेंट के लिए नंबर बता देता हूँ। नंबर है 051-8433-332। इस पर कॉल कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नाजरीन उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले जुमेरात को इसी वक्त दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।